स्वागत है साथियों विकास शर्मा क्लासेस में। आपको मैंने पिछली दो वीडियो बना दी है, एक तो सिलेबस को लेके बना दिया था और साथ के साथ दूसरा वीडियो मैंने बेसिक लेक्चर का आपका बना दिया। अभी तक आपने नहीं देखा हो तो पहले पिछला लेक्चर देखिए ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सके आराम से, क्योंकि एक भी लेक्चर मिस होता है तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम का क्वेश्चन मिस हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आज की जो बात करने वाले हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स के एक शब्द को लेके बात की थी, साथ के साथ अर्ली टाइम यानी प्रारंभिक काल को लेके बात की। फिर मैंने इसकी डेफिनेशन को लेके बात की। डेफिनेशन में मैंने एक वचन के रूप में भी बात किया था, बहुवचन के रूप में भी बात किया था, बाउले को लेके भी बात किया था, क्रॉस्टन एंड क्राउडन को लेके भी बात की थी। सारी ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद मैंने बात की थी कि इसके जनक को लेके बात की थी कि इसका जो जनक है शैकांकी के शब्द का यूज किसने किया था स्टैटिस्टिक्स का, वो 1749 में ग्रॉटफ्राइड आकलनोवा ने किया था। इसके बाद हमने आर ए फिशर जो आधुनिक शैकांकी के क्या है जनक है, ये सारी बातें कर ली थी। इसके बाद हमने स्कोप भी पढ़ लिया था और इसके चरण भी पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा को लेके। समझ लो, इसका जो प्रथम चरण है वो है समंकों का एकत्रीकरण, यानी आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। ध्यान से समझते जाना एक एक बात को। कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लियर है बात। कलेक्शन ऑफ डेटा, इसको हम बोल सकते हैं आंकड़ों का संग्रह या समंकों का संग्रह, आंकड़ों का एकत्रीकरण। एकत्रीकरण बोल दो, संकलन बोल दो, संग्रहण बोल दो, एक ही बात है। आप इस डेटा को आप बोल सकते हो समंक बोल सकते हो, आंकड़े बोल सकते हो। क्लियर है बात। अब सबसे पहले हम आंकड़ों का संकलन क्यों करते हैं, यह बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैंने शैक्षांकी शुरू की थी तो मैंने इसके शब्द को लेकर कुछ चर्चा की थी। शब्द क्या है? शैक्षांकी, यानी संख्याओं से संबंधित है। बिना डेटा के शैक्षांकी नहीं हो सकती, बिना डेटा के आप स्टैटिस्टिक्स का कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इस डेटा की जरूरत पड़ती है और डेटा क्या होता है इसे भी जानना जरूरी है कि डेटा, सबसे पहले हम कलेक्शन कर रहे हैं डेटा, तो डेटा की कुछ फीचर्स होते हैं उनको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा को लेके। डेटा क्या होता है देखिए, आराम से देखिए। सबसे हम पहले बात कर रहे हैं डेटा को लेके, यानी समंक। समंक बोल दो, इसे आंकड़े बोल दो। क्लियर है। इसी को आप बोलते हो डेटा। ये हिंदी में भी लिखा आने लग गया है डेटा, और इंग्लिश में से डेटा बोलते ही। क्लियर है। समंक क्या होते हैं ये बात आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत ही समंकों से होती है। तो समंक क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा। संख्यात्मक तथ्यों का समूह है। क्या होता है ये? संख्यात्मक तथ्यों का समूह है। क्या होती है? सबसे पहली बात आई, इसमें अंडरलाइन कर लेना, संख्यात्मक तथ्यों का समूह होता है। ये समूह है जो परस्पर संबंधित होते हैं, जो परस्पर क्या होते हैं? संबंधित होते। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। संख्यात्मक तथ्यों का समूह है जो परस्पर संबंधित होते हैं तथा जिनकी तुलना की जाती है, तथा जिनकी तुलना की जाती है, समंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? समंक कहलाते हैं। बात क्लियर है क्या? बात मैंने क्या बोला? संख्यात्मक तथ्यों का समूह है जो परस्पर संबंधित होते हैं, जिनकी तुलना की जाती है, और जो परस्पर संबंधित होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके समंक कहलाते हैं। बात क्लियर है क्या? सर हमें बात समझ में नहीं है, ये क्या बोल दिए? संख्यात्मक तथ्य होनी चाहिए। संख्यात्मक को आप परिमाणात्मक भी बोल सकते हो, मात्रात्मक भी बोल सकते हो। कहीं वहां पे आ जाए मात्रात्मक तथ्यों का समूह भी बोल सकते हो, इसे परिमाणात्मक तथ्यों का समूह भी बोल सकते हो। इसे क्वांटिटेटिव बोलते हैं डेटा। क्लियर है। ये क्वांटिटेटिव में होता है, यानी मात्रात्मक जिसे बोलते हो आप। इसकी कुछ विशेषताएं होती है, उस डेटा की कुछ विशेषताएं देखिए। सबसे पहले समंक। समंक क्या होते हैं? समंक परस्पर संबंधित होते हैं। पहली बात क्या होते हैं? ये परस्पर संबंधित होते हैं। दूसरा, समंक तथ्यों का समूह होते हैं। समंक तथ्यों का समूह होता है। क्लियर है बात? समझ रहे हो एक एक बात? समंक परस्पर संबंधित होते हैं, समंक तथ्यों का समूह होते हैं। थर्ड,
समंक संख्यात्मक रूप से व्यक्त होते हैं, समंक संख्यात्मक रूप से व्यक्त होते हैं। क्लियर है बात? समंक परस्पर संबंधित होंगे, समंक तथ्यों का समूह होता है, समंक संख्यात्मक रूप से व्यक्त होते हैं। फोर्थ, समंकों का पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। क्या होता है? समंकों का पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। मैंने जब स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें लिखा था पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए समंकों का संकलन, लिखाया था या नहीं लिखाया था? उस उद्देश्य के लिए भी हम क्या करते हैं? समंकों का संग्रहण करते हैं। क्लियर है बात? फिफ्थ देखिए आप, समंक अनेक कारणों से पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं। यहीं पे लिख देता हूं, होते हैं। बात क्लियर है क्या? समंक परस्पर संबंधित होते हैं, समंक तथ्यों का समूह होते हैं, समंक संख्यात्मक रूप से व्यक्त होते हैं, समंकों का पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है, समंक अनेक कारणों से पर्याप्त रूप से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ये आपको होना ही चाहिए। और सिक्स्थ, समंक व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाता है, व्यवस्थित रूप से संग्रहित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं। बात क्लियर है क्या? नोट करते जाइए एक एक बात को। समंक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। समंक क्या होते हैं? समंक को आंकड़े बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, डेटा शब्द यूज होता है ज्यादातर। समंक तथ्यों का समूह होते हैं जो परस्पर संबंधित होते हैं तथा जिनकी तुलना की जाती है, वो क्या कहलाते हैं? समंक कहलाते हैं। समंकों के मैंने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। क्या क्या बताए? समंक परस्पर संबंधित होंगे, समंक तथ्यों का समूह होता है, समंक संख्यात्मक रूप से व्यक्त होते हैं, समंकों का पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है, समंक अनेक कारणों से पर्याप्त रूप से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, समंक व्यवस्थित रूप से क्या किए जाते हैं? संग्रहित होते हैं, संग्रहित किए जाते हैं। बात क्लियर है? इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखिए बेटा, 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो संख्यात्मक। कैसे होंगे ये? संख्यात्मक। दूसरी बात इसमें होती है तुलनीयता। क्या होती है? तुलनीयता। और इसमें होनी चाहिए सजातीयता। क्या होनी चाहिए? सजातीयता। ये तीनों ही बातें समंकों में इंपॉर्टेंट है, यानी ये तो होना ही चाहिए उनके बीच। क्लियर है क्या बात? अब इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूं। क्लियर? इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलता हूं। आराम आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। आराम आराम से हर एक लेक्चर आराम आराम से आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो मिटा देता हूं अब। अब देखिए समंक कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिएगा। समंक कितने प्रकार के होते हैं? समंकों के प्रकार, समंकों के प्रकार, समंकों के प्रकार। अब समंक 2 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? समंक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका प्राथमिक समंक। कौन सा होता है? प्राथमिक समंक। एक होता है आपका द्वितीयक समंक। एक एक बात नोट करते जाओ आप। क्लियर है बात? प्राथमिक समंक को बोलते हैं प्राइमरी डेटा, इसे बोलोगे आप सेकेंडरी डेटा। क्लियर? प्राथमिक समंक को क्या बोलोगे? प्राइमरी डेटा। और द्वितीय समंक को क्या बोलोगे? सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक समंक क्या होते हैं? सुनिएगा, प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिनका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता करता है। सुनिएगा, प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिनका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता करता है अनुसंधान के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। आगे बात समझ में? प्राथमिक समंक किनको कौन इकट्ठा करता है? स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं अनुसंधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। लिखिएगा, यहां पे लिख दीजिएगा, प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं
जिनका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान क्षेत्र से किया जाता है। बात क्लियर है क्या? प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिनका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान के क्षेत्र से किया जाता है। इन्हीं को क्या बोलोगे? प्राथमिक समंक। यानी प्राइमरी डाटा मतलब फर्स्ट टाइम डेटा। प्राइमरी डेटा इसे बोलते हो आप फर्स्ट टाइम डेटा। क्लियर है बात? सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जिनका संकलन पहले ही अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा चुका है। समझ रहे हो? जिनका संकलन पहले ही अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा चुका है, इसी को क्या बोलते हो आप? सेकेंडरी डेटा बोलते हो। बातें क्लियर हो रही है? प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिनका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान के क्षेत्र से किया जाता है। इसी को प्राइमरी डेटा बोलते हैं, इसे फर्स्ट टाइम डेटा भी बोलते हैं। अब प्राथमिक समंकों की कुछ विशेषता है, उनको हम नोट करेंगे। क्लियर है? प्राथमिक समंकों की विशेषताएं देख लीजिएगा। क्लियर? ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? अब लिखिए प्राथमिक समंकों की विशेषताएं। प्राथमिक समंकों की विशेषताएं। पहला, प्राथमिक समंक मूल समंक होते हैं। मूल यानी ओरिजिनल, इसको लिख लेना, ओरिजिनल समंक होते हैं। यह समंक विश्वसनीय होते हैं। यह समंक क्लियर है बात? ये समंक विश्वसनीय होते हैं। इनका संग्रहण असंगठित होता है। असंगठित को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर है बात? क्लियर है? प्राथमिक समंकों की क्या विशेषता है? प्राथमिक समंक मूल समंक यानी ओरिजिनल समंक होते हैं। ये समंक विश्वसनीय होती हैं। इनका संग्रहण असंगठित होता है। क्लियर है? असंगठित होता है यानी अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये। क्लियर है बात? आगे बात समझ में? तीनों विशेषताएं लिख लीजिए। इसकी सीमाएं आप बोल सकते हो कि ये कॉस्टली भी होता है, इसमें समय ज्यादा लगता है। इसकी सीमाओं में क्या लिख सकते हो कि इनका संग्रहण करते समय क्या लगता है? समय भी ज्यादा लगता है और लागत भी क्या आती है? अधिक आती है। क्लियर है बात? ये सीमाओं में लिख सकते हो आप इसके। ओके, अब मैं प्राथमिक समंकों की कुछ विधियां होती है जिनके जरिए प्राथमिक समंकों को क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। उन विधियों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले देखो, मिटा देता हूं मैं। अब लिखिए प्राथमिक समंकों की विधियां। प्राथमिक समंकों की विधियां। प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की विधियां। देखिए, पहली विधि होती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरी,
अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। थर्ड, स्थानीय संवाददाताओं के माध्यम से समंकों का संकलन। ठीक है। फोर्थ, प्रश्नावली द्वारा आंकड़ों का संकलन। क्लियर है बात? एक को लिख लीजिए बाद में। प्रगणों को माध्यम से समंकों का संकलन। एक विधि हो जाती है आपकी 6th अवलोकन, इसे भी लिख लीजिए आप। और एक को लिख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक को लिख लीजिए पत्राचार। ओके। इसको बोलते हैं डायरेक्ट यानी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है बात? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरी आ जाती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है बात? ये स्थानीय संवाददाताओं द्वारा बाय क्रॉसपॉन्डेड मेथड है भाई। क्लियर है बात? ये कॉरस्पॉन्डेंट मेथड है। ये क्वेश्चन एयर हो जाती है। क्या हो जाती है ये? क्वेश्चन एयर। आप इसी को क्या बोलते हो? अनुसूची भी बोलते हो इसी को। इसी के आगे लिख देना अनुसूची। अनुसूची और ये क्वेश्चन एयर थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसे शेड्यूल भी बोलते हैं। क्लियर है बात? इसे शेड्यूल भी बोलते हैं। अवलोकन को ऑब्जर्वेशन बोल दो, इसको लेटर वगैरह बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? ये आपकी क्या होती है? विधियां होती है। प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की क्या है? ये विधियां। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय संवाददाता द्वारा समंकों का संकलन, प्रश्नावली द्वारा आंकड़ों का संकलन, प्रगणकों के माध्यम से समंकों का संकलन, और अवलोकन और पत्राचार। ये आपकी कितनी मेथड है? 7 मेथड है। अब इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। लिख लीजिए आप। सबसे पहला मेथड नंबर 1। सबसे पहला मेथड क्या आ रहा है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसको ध्यान से समझिएगा। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, इसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आप पूरा लिख लेना आप, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब ध्यान से समझिएगा। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? अनुसंधानकर्ता यूजर से सीधा क्या करता है? संवाद करता है और उससे डेटा क्या करता है? एकत्रित करता है। जैसे मुझे क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करना है, तो मैं खुद अनुसंधान के क्षेत्र में जाऊंगा और अनुसंधान के क्षेत्र में जाके जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है मुझे, उसी से जाके मैंने सीधा संवाद करके क्या ले लिया? मैंने इंफॉर्मेशन ले लिया। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये आपका संवाददाता होता है, ये आपका अनुसंधान करता है। क्या है ये? अनुसंधान करता। ये सीधा किससे मिलता है? यूजर से, जिससे इसे डेटा लेना है। क्लियर है बात? ये सीधा यानी प्रत्यक्ष क्या करता है? इससे संवाद करता है। प्रत्यक्ष संवाद होता है इनके बीच। चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकता है। किसके माध्यम से हो सकता है? टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकता है। और इससे वो क्या कर लेता है? आंकड़े एकत्रित। क्या कर लेता है? आंकड़े एकत्रित, यानी संबंधित आंकड़े क्या कर लेता है? इससे एकत्रित कर लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष अनुसंधान। समझ रहे हो? इस विधि के अंतर्गत लिख लो, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता यूजर से सीधा संवाद करता है तथा समंक एकत्रित करता है।
बात क्लियर है क्या? फर्स्ट मेथड क्लियर है। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता यूजर से सीधा संवाद करता है तथा समंक एकत्रित करता है। बात क्लियर है क्या? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में क्या होता है, अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष संवाद करेगा यूजर से, ये टेलीफोन के माध्यम से भी कर सकता है, और आंकड़े इससे क्या कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब देखो, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इसमें क्या होता है? इसमें संवाददाता सीधा संवाद स्थापित नहीं कर रहा। इस विधि के अंतर्गत संवाददाता क्या करता है, संबंधित व्यक्ति से, जो इसके बारे में, जो क्या करता है, संबंधित व्यक्ति के बारे में जानता है, उससे संवाद स्थापित करके क्या लेता है, डेटा एकत्रित करता है। सुनिएगा, इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत संवाद, वो अनुसंधानकर्ता संवाददाता बोल दिया होगा मैंने, अनुसंधानकर्ता है। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता संबंधित व्यक्ति से संवाद न करके उस व्यक्ति से संवाद करता है, संबंधित व्यक्ति से संवाद न करके उस व्यक्ति से संवाद करता है जो उसके बारे में जानता है, जो उसके बारे में जानता है। बात क्लियर है क्या? इस विधि के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति से संवाद नहीं करेगा। मुझे मान लो आपके बारे में जानना है, तो मैं किसी तीसरे व्यक्ति से ही पूछूंगा आपके बारे में, समझ रहे हो? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप मुझे गलत भी सूचना देते हो, गलत सूचना भी दे सकते हो, ऐसा मुझे डर है। तो मैंने क्या किया, आपके दोस्त से पूछ लिया कि वो क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, उसके बारे में कुछ बताओ, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका अधिकतर प्रयोग होता है, एग्जांपल ले लीजिए, इसमें दुर्घटना, कोई दुर्घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो जो दुर्घटना के टाइम पे मौजूद था, जो व्यक्ति जिसकी दुर्घटना हो गई वो अलग व्यक्ति है, और वहां पे कोई मौजूद व्यक्ति होगा, मैं उससे उस दुर्घटना के बारे में पूछ लूंगा, तो वो बता देगा मुझे। आगे बात समझ में? कोई दुर्घटना हो गई वगैरह हो गया, तो इसमें ये काम में आता है। बात क्लियर है क्या? ये आ गया अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, आपका क्लियर है? ओके, अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए थर्ड, संवाददाता द्वारा संवाददाताओं द्वारा समंकों का संग्रह। अब इसमें क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, सुनिएगा, इस विधि में क्या होता है, ये कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड है। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता क्या करता है, स्थानीय स्तर पर क्या करता है, संवाददाताओं को नियुक्त करता है। क्या करता है, संवाददाताओं को नियुक्त करता है, और क्या करता है, उनसे सूचनाएं एकत्रित करता रहता है। इस विधि का तभी प्रयोग किया जाता है जब आपको कंटिन्यूअस क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब आपको नियमित रूप से क्या चाहिए, सूचनाएं चाहिए, समंक चाहिए। इस विधि का प्रयोग नियमित रूप से सूचनाओं को एकत्रित, सूचनाओं में समंक भी आ गए हैं, सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। बात क्लियर है क्या? इस विधि का प्रयोग नियमित रूप से सूचनाओं का एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, इस विधि के अंतर्गत लिखो, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा, लिखते जाओ, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्थानीय स्तर पर संवाददाताओं को नियुक्त करके उनसे, संवाददाताओं को नियुक्त
किया जाता है, संवाददाताओं द्वारा नियुक्त किया जाता है, संवाददाताओं द्वारा सूचनाओं का प्रवाह, या यहां पे लिख सकते हो समंकों का प्रवाह नियमित रूप से अनुसंधानकर्ता को किया जाता है। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है? ये विधि क्या है? नियमित रूप से सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए इसका काम किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा स्थानीय स्तर पर क्या कर दिए जाते हैं? संवाददाताओं की नियुक्ति कर दी जाती है, संवाददाताओं को नियुक्त किया जाता है और संवाददाताओं द्वारा सूचनाओं का प्रवाह नियमित रूप से अनुसंधानकर्ता को क्या किया जाता है। बात क्लियर है क्या? ये विधि अभी आपने देखा होगा, कोई न्यूज चैनल होता है या टीवी या रेडियो होता है, इनको कंटिन्यूस क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी जैसे रेल दुर्घटना हुई, उसमें आपको क्या चाहिए? कंटिन्यूस, न्यूज चैनल वालों को क्या चाहिए? कंटिन्यूस डेटा चाहिए। वहां पर कितने घायल हुए, कितने मृतकों की संख्या हो गई, ये सब इस विधि से ही किया जाता है। वहां पर आपने संवाददाता भेजा अपना, और वो संवाददाता क्या कर रहा है? आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। बात क्लियर है क्या? इस विधि में आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, न्यूज चैनल्स, टीवी, रेडियो, etc। क्लियर है क्या बात? ये विधि भी आप नोट कीजिए। बात क्लियर है? इसके बाद हम प्रश्नावली पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट विधि लिखिए। अब आते हैं हम प्रश्नावली पे। फोर्थ मेथड देखिए, प्रश्नावली। अब ये प्रश्नावली क्या होती है? ये प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नों की सूची होती है। क्या होती है ये? प्रश्नों की सूची होती है, जिसमें ना तो प्रश्न कम होंगे ना ज्यादा होंगे। समझ रहे हो? अगर ज्यादा प्रश्न रख दोगे तो जवाब देने वाला क्या करेगा? उब जाएगा या जवाब देने का इच्छुक नहीं रहेगा। और कम क्वेश्चंस भी रख दोगे तो आपका उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। यानी आपके उद्देश्य की पूर्ति हो उतने क्वेश्चंस तो इसमें प्रश्नावली में होने चाहिए। क्लियर है के बाद? 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अगर आपके उद्देश्य की पूर्ति 50 क्वेश्चन से हो रहे हैं तो 50 क्वेश्चन प्रश्नावली में होना चाहिए। बात क्लियर है क्या? यानी आपकी जो प्रश्नावली होगी ऐसे होगी, ये प्रश्नावली होगी और यहां पर प्रश्नों की संख्या होगी। क्लियर है बात? इस प्रश्नावली को या तो मेल कर देगा, क्या कर दिया जाएगा? मेल कर दिया जाएगा। किसको मेल कर दिया जाएगा? संबंधित व्यक्ति को। संबंधित व्यक्तियों को क्या कर दिया जाता है? मेल कर दिया जाता है। संबंधित व्यक्तियों को क्या कर दिया जाता है? मेल कर दिया जाता है इस प्रश्नावली को। और ये संबंधित व्यक्ति क्या कर देते हैं? इसको भर के वापस किसको भेज देते हैं? अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। किसको भेज देते हैं? अनुसंधानकर्ता को। संबंधित व्यक्ति इस अनुसूची को भरकर, अब ध्यान से सुनिएगा, ये पहली बात तो शिक्षित लोगों के लिए होती है। किसके लिए होती है? शिक्षित व्यक्तियों के लिए। समझ रहे हो? इसी को क्या कर दिया जाता है? मेल कर दिया जाता है संबंधित व्यक्तियों को। संबंधित व्यक्ति इस प्रश्नावली को भरकर वापस से किसको भेज देते हैं? अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। क्लियर है क्या बात? इसी को आप प्रश्नावली बोलते हैं। ये सर्वाधिक नॉन रेस्पॉन्स क्या है? विधि है। समझ रहे हो? ये सर्वाधिक नॉन रेस्पॉन्स विधि है। ये सर्वाधिक नॉन रेस्पॉन्स मेथड, मतलब इसका आप रेस्पॉन्स नहीं देता व्यक्ति, क्योंकि वो प्रश्न देखता है, मेल देखता है, कोई मेल देखे भी या नहीं भी देखे, और इतने प्रश्नों को देख के वो देख रहा है, छोड़ो कौन देगा इतनी सूचनाएं। तो इसको बोलते हैं सर्वाधिक नॉन रेस्पॉन्स मेथड। और इसकी दूसरी कमी क्या है? ये केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही होती है। किसके लिए होती है? शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही होती है। बात क्लियर है क्या? ये आपकी प्रश्नावली हो गई है। क्लियर है? इसमें क्या करता है? अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली को मेल कर देता है संबंधित व्यक्तियों को, और संबंधित व्यक्ति क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं, और वो शिक्षित व्यक्ति क्या करते हैं? वापस से प्रश्नावली को भर के भेज देते हैं अनुसंधानकर्ता को। मेल कर दो या आप उनको पकड़ा दो। क्लियर है क्या? मेल भी कर सकते हो और आप प्रश्नावली को दे भी सकते हो संबंधित व्यक्ति को, लेकिन भरेगा वो संबंधित व्यक्ति ही। इसे भरेगा कौन? संबंधित व्यक्ति द्वारा ही भरा जाएगा। क्लियर है? संबंधित व्यक्ति द्वारा इसे भरा जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं हम अनुसूची पे। अब देखो अनुसूची फिफ्थ आ गया।
अनुसूची, इसे एम्यूनरेटर मेथड भी बोलते हैं, प्रगणकों की विधि भी बोलते हैं, इसे एम्यूनरेटर मेथड भी बोलते हैं। एक बार मैं इसका नाम देख लेता हूं, अनुसूची, एन्यूमरेटर मेथड, अनुसूची भी बोल दो या एन्यूमरेटर मेथड, यानी प्रगणकों के माध्यम से करते हो। किसके द्वारा? प्रगणक। यहां पर एक शब्द यूज हो रहा है, प्रगणक या गणना नायक, इसको गणना नायक भी बोल सकते हो। क्लियर है क्या बात? प्रगणक भी बोल सकते हो, गणना नायक भी बोलते हो। अब इसमें भी ये भी प्रश्नावली की तरह ही क्या होती है, एक प्रश्नों की सूची रहेगी। प्रश्नावली ही है एक तरह से, ये भी क्या है, प्रश्नों की सूची रहेगी। इसमें क्या करता है, अनुसंधानकर्ता प्रगणक नियुक्त करता है, प्रगणक नियुक्त करता है। और ये प्रगणक संबंधित व्यक्ति के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? संबंधित व्यक्ति के पास जाएंगे। ये प्रगणक खुद जाएंगे संबंधित व्यक्ति के पास और इस अनुसूची को प्रगणक द्वारा भरा जाता। अनुसूची को कौन भरता है? प्रगणक द्वारा भरा जाता है। अनुसंधानकर्ता किसको देता है? ये अनुसूची हो गई। क्या हो गई? ये अनुसूची, जो प्रश्नों की सूची है, ये अनुसूची प्रगणक को देता है, प्रगणक को नियुक्त किया है इसने, और ये प्रगणक संबंधित व्यक्ति के पास जाएगा और इस अनुसूची को उससे पूछेगा पर्सन और खुद भरेगा इसको। क्लियर है क्या बात? खुद प्रगणक के द्वारा इसे भरा जाता है और फिर वापस से इसको किसको पास दे देता है? अनुसंधानकर्ता को वापस कर देता है इसे। क्लियर है क्या बात? प्रगणक इससे भरकर किसको कर देता है? वापस अनुसंधानकर्ता को कर देता है। ये आपका अनुसूची हो गया। ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए है, शिक्षित व अशिक्षित, शिक्षित व्यक्तियों लिए उपयोगी। ये शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, दोनों के लिए ही क्या है? ये उपयोगी है। बात क्लियर है क्या? अनुसूची समझ में आ गई? इसे एन्यूमरेटर मेथड भी बोलते हैं, प्रगणक भी बोलते हैं, गणना नायक भी बोलते हैं। अनुसंधानकर्ता क्या बोलता है? अनुसूची को प्रगणक को नियुक्त करता है, संबंधित व्यक्ति के पास जाएगा, वो संबंधित व्यक्ति जिससे उसे सूचना एकत्रित करनी है, वो उससे खुद प्रश्न पूछ के खुद प्रगणक द्वारा इसे भरा जाता है, फिर प्रगणक से वापस किसको लौटा देता है? अनुसंधानकर्ता को लौटा देता है। ये आपका अनुसूची हो गया। क्लियर है बात? हो गया। और अवलोकन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जैसे ये कक्षा बैठी है और मुझे जैसे कक्षा में भारी विद्यार्थियों का मुझे क्या चाहिए? भारी विद्यार्थियों का डेटा चाहिए, तो मैं देख लूंगा भाई भारी विद्यार्थी कौन से, जो मोटा मोटा दिखेगा, मैं उनको उठा के और सीधा सा उनका अवलोकन करके उनसे डेटा एकत्रित कर लूंगा। बात क्लियर है कि ये अवलोकन हो गया। और पत्राचार ये पहले चलता था, डाकघर के माध्यम से जाया करती थी। क्लियर है बात? ये आपकी हो गई है क्या? प्राथमिक समंकों की सूची। अब द्वितीय समंकों को एकत्रित करने के क्या बातें हैं? द्वितीयक समंक, बेटा अब देखो समझिए, द्वितीयक समंकों के स्रोत। अब द्वितीय समंकों के क्या क्या स्रोत होते हैं, ये बात देखिए। द्वितीय समंकों के क्या क्या स्रोत होते हैं? सबसे पहले एक तो होता है प्रकाशित स्रोत, प्रकाशित स्रोत। क्लियर है? एक हो गया प्रकाशित स्रोत। इसके अंतर्गत सबसे पहले लिखो सरकारी प्रकाशन। ठीक है, क्या आ गया? सरकारी प्रकाशन आ गया, अर्ध सरकारी प्रकाशन आ गए, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन आ गए, क्लियर है बात? इसके बाद गैर सरकारी प्रकाशन, जो प्राइवेट वाले होते हैं उनका प्रकाशन, गैर सरकारी प्रकाशन। इसके बाद ले लो पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर जो और मैगजीन्स जिन्हें बोलते हैं। इसके साथ ले लो पुस्तकें, पिछले अनुसंधानकर्ता की रिपोर्ट, पिछले अनुसंधानकर्ता की रिपोर्ट। क्लियर है बात? और दूसरा ले लो अप्रकाशित है, प्रकाशित स्रोत।
ये आपको याद होनी चाहिए। द्वितीयक समंगों के स्रोत देख लीजिएगा, प्रकाशित स्रोत होते हैं और प्रकाशित यानी पब्लिकेशन, समझ रहे हो, पब्लिश्ड होते हैं, ये पब्लिश्ड होते हैं और गैर पब्लिश्ड भी होते हैं। सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी, इसे बोलते हैं अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन हो गया, गैर सरकारी प्रकाशन हो गए, पत्र पत्रिका हो गई, पुस्तकें होगी, पिछले अनुसंधानकर्ता की कोई रिपोर्ट होगी या प्रकाशित स्रोत हो गए, ये पहले से एकत्रित किए हुए होते हैं। आगे बात समझ में, ये द्वितीय समंग आपके खत्म होते हैं। आज आपके समंगों का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। क्लियर है बात? समंगों की विधियां बता दिया मैंने, डेटा क्या होता है उसकी विशेषताएं भी बता दिए। तो आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आगे ऐसे ही बने रहिए, मेरा साथ देते रहिए, मैं आपको पूरा सिलेबस क्लियर करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।